सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये हमारे अब सेकंड चैप्टर का स्टार्टिंग है, जो कि अब हम मेन अपने बेयर एक्ट में आ चुके हैं। वी हैव नाउ एंटर्ड आवर बेयर एक्ट। बस इस चैप्टर के बाद हम जो डायरेक्ट बेयर एक्ट हैं वो देखने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली इंट्रोडक्शन है आईपीसी का, जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो ये जो पहले के जो 3 टॉपिक्स यहाँ पे हैं, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ये जो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर है, ये हमारे उतना इंपॉर्टेंट का है नहीं। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये लास्ट का टॉपिक, जो कि है जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब तक हमने आईपीसी को समझने के लिए जो जो मेन टॉपिक्स होते हैं या फिर जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमने उन टॉपिक्स को देख रखा है कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आईपीसी। तो उसमें हमने क्राइम का डेफिनेशन देखा, क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट्स देखा, क्राइम का स्टेप्स देखा, फिर एक लीगल मैगजिम भी देखा। अब आज के इस वीडियो में हम बेसिकली आईपीसी का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि आईपीसी का इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है। ओके तो जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, द मेन इंपॉर्टेंट इज द जुरिस्डिक्शन। हालांकि हम पढ़ेंगे चारों को ही, लेकिन लास्ट टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। बाकी का टॉपिक सिर्फ स्टडी करने के लिए है, दैट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। ओके, अब अगर हम इंडियन पिनल कोड का अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये आईपीसी क्या है। आईपीसी इंडिया का मेन पिनल लॉ, यानी कि एक ऐसा लॉ जो कि पनिशमेंट के बारे में बताता हो, ये हमारा आईपीसी है। आईपीसी इज द मेन पिनल लॉ ऑफ द कंट्री विच इज़ द कॉलोनियल लेजिस्लेशन, मतलब ये आज़ादी के पहले बनाया गया था। सो आईपीसी इज द कॉलोनियल लेजिस्लेशन विच वॉज रिटेन्ड एज द मेन पिनल लॉ ऑफ द कंट्री इवन आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. द इंडियन पिनल कोड वॉज पास्ड इन द ईयर 1860 बट इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862. एंड ये चीज़ को छोड़ दीजिए, एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये अब नहीं है। सो आईपीसी के बारे में मैंने जैसा आपको बोला कि इंडिया का मेन पिनल लॉ, यानी कि मेन क्रिमिनल लॉ, एक ऐसा लॉ जो कि हमें ये बोलता है कि क्राइम क्या है एंड क्राइम को कैसे, मतलब एंड क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है, वो हमारा आईपीसी करता है। एंड ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ है जो कि हमारे देश में अभी भी एप्लीकेबल है। इसको रिटेन कर लिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये अभी भी हमारे देश में काम आता है। अब अगर आईपीसी के बारे में बात करें तो ये आईपीसी जो है वो 1860 में ही पास हो गया था, बट इसको लागू होते होते 1862 का टाइम लग गया। इट वॉज पास्ड इन द ईयर 1860 बट इट केम इन टू फोर्स इन द ईयर 1862. ओके, नाउ इंडियन पिनल कोड इज अ सब्सटैंटिव लॉ ऑफ क्राइम्स, जो कि हम जानते हैं कि 2 टाइप के लॉ होते हैं, एक होते हैं सब्सटैंसिव लॉ एंड एक होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। सब्सटैंसिव लॉ हमें ये बताता है कि कानून क्या है, व्हाट इज लॉ, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ इज स्टेटेड बाय सब्सटैंसिव लॉ। एंड प्रोसीड्यूरल लॉ हमें क्या बताता है कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सब्सटैंसिव लॉ थ्योरेटिकल लॉ होता है जहाँ पे लॉ की थ्योरी को बोला जाता है, जबकि प्रोसीड्यूरल लॉ में लॉ का जो प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में बोला जाता है। तो ठीक है, अगर हम वैसे ही हम बात करें तो आईपीसी जो है वो एक सब्सटैंसिव लॉ है। आईपीसी इज अ सब्सटैंसिव लॉ एंड इसका प्रोसीड्यूरल लॉ, मतलब आईपीसी में जो लिखा हुआ है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये हमारा सीआरपीसी में बोला गया है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बोल रखा था कि हमारे यहाँ पे 2 एक्ट्स हैं, एक है आईपीसी एंड दूसरा है सीआरपीसी। आईपीसी का मेन काम है हमें क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में बोलना, एंड सीआरपीसी का मेन काम है हमें ये बोलना कि कैसे उन क्राइम्स एंड पनिशमेंट को हम लोग दे सकते हैं। ओके, अब आईपीसी जो है उसमें 23 चैप्टर्स हैं, जो कि सिर्फ नाम के 23 चैप्टर्स हैं। अगर इसमें उन अमेंडमेंट वाले चैप्टर्स को देखा जाए तो ये जो नंबर है ये उससे ज़्यादा ही है। मोर देन 23 चैप्टर्स आर देयर इन दी आईपीसी। एंड अगर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 511 सेक्शंस हैं, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जिनको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, तो उनकी वजह से हमारा जो आईपीसी है उसमें भी 511 से ज़्यादा सेक्शंस एंड 23 से ज़्यादा
चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये बस आईपीसी का एक इंट्रोडक्शन था कि ये अंग्रेज़ों का ज़माने का एक लॉ है जिसको इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में लागू किया जा रहा है। ये एक ऐसा लॉ है जो कि हमें बताता है कि क्राइम क्या है एंड क्राइम का पनिशमेंट क्या होता है। एंड अगर हमें क्राइम का प्रोसीड्योर जानना है तो वो हमें सीआरपीसी में जानना पड़ेगा। इसमें 23 से भी ज़्यादा चैप्टर्स एंड 511 सेक्शन से भी ज़्यादा सेक्शंस हैं। एंड इसको 1860 में, मतलब 1860 में दिस वाज पास्ड बट इट केम इनटू फोर्स इन 1862। सो ये है आईपीसी का हमारा यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जो अगला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द आईपीसी। तो अगर मैं ये बोलूँ तो ये आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत है नहीं, इसमें कोई भी क्वेश्चन आज तक ना आया है ना आएगा, बट फिर भी एक बार अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। तो देखिए, द फर्स्ट draft of the Indian Penal Code was prepared by the first Law Commission chaired by Thomas Babington Macaulay. The draft was based on the simple codification of the law of England, while at the same time borrowing elements from the Napoleonic Code and Louisiana Civil Code of 1825. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसका जो पहला ड्राफ्ट, मतलब जो इसका फर्स्ट कॉपी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, वो फर्स्ट लॉ कमीशन नाम का एक ग्रुप था जिसके जो लीडर थे वो मकौले थे। एंड इन लोगों ने इसका जो पहला, जो हम लोग बोल सकते हैं, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर या फिर एक फर्स्ट कॉपी, वो इन लोगों ने बनाया हुआ था। एंड इसमें जो है नेपोलियनिक कोड एंड लुइजियाना सिविल कोड, इन दोनों से कुछ एलिमेंट्स को ले करके हमारा जो आईपीसी का जो फर्स्ट कॉपी है उसे बनाया गया था। फिर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कोड was presented before the Governor General in Council in the year 1837, but subsequent revisions and amendments took more 2 decades. The complete drafting of the code was done in 1850 and presented to the Legislative Council in 1856. It was delayed being placed on the statute book of British India due to the Indian Revolt of 1857. अब यहाँ पे इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो तो पहले ही बन गया था, लेकिन गवर्नर जनरल के सामने में इसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो 1837 में दिया गया था, लेकिन इसको पूरी रेडी होते होते 1850 का टाइम लग गया। एंड इसको अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तक जाते जाते 1856 तक का टाइम लग गया था। मतलब अगर बोले तो 1837 था, फिर था 1850, फिर था 1856। अब ये जो हमारा आईपीसी था, इसका जो पहला ड्राफ्ट या फिर जो फर्स्ट कॉपी था वो 1837 के पहले ही रेडी हो गया था। 1837 में इसे गवर्नर जनरल के सामने में रखा गया। उसके बाद इसमें रिविजन्स हुए एंड रिविजन्स होते होते इसमें 1850 तक का समय लग गया। एंड उसके बाद 1856 के बाद 1856 में इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने में दिया गया था। फिर लेकिन इसको फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि 1857 में इंडिया में रिवोल्ट हुआ था। Now the code came into force on January 1st, 1860 after undergoing many revisions and amendments by Barnes Peacock, who would go on to serve as the first Chief Justice of the Calcutta High Court. The code came into operation on 1st January 1862. However, it did not apply automatically to the princely states which had their own courts and legal systems until the 1940s. The code has since been amended several times and is now supplemented by other criminal provisions. तो 1856 में इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने में डाला गया था एंड फाइनली 1860 में इसे ये कर दिया गया, इसे पास कर दिया गया था। लेकिन 1862 तक का टाइम जो है वो लग गया आईपीसी को लीगली वैलिड होने के लिए। अब आईपीसी क्योंकि अंग्रेज़ों का एक कानून था तो ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में अप्लाई करता था जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज हो। हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो 2 टाइप से बांटा हुआ था, एक अंग्रेज़ों का कॉलोनीज एंड एक प्रिंसली स्टेट्स, मतलब आज़ाद देश नहीं बोल सकते हैं, आज़ाद साम्राज्य के जैसे। एक अंग्रेज़ों का एरिया होता था एंड एक नॉर्मल जो राजा महाराजा होते थे उनका एरिया होता था। तो 1862 में लीगली वैलिड होने के बाद भी आईपीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ
उन एरियाज में ही अप्लाई होता था जो कि अंग्रेज़ों के अंदर में आते थे। लेकिन 1940 के बाद आईपीसी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा एरिया अंग्रेज़ों के अंदर में है एंड कौन सा एरिया हिंदुस्तानी राजाओं के अंदर में है, सभी जगह इसको अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, फिर है After the departure of the British, the Indian Penal Code was inherited by Pakistan as well, much of which was formerly a part of British India, and there it is now called the Pakistan Penal Code. Even after the independence of Bangladesh, formerly known as East Pakistan from Pakistan, it continued in force there. The Indian Penal Code was adopted by the British colonial authorities in Burma, Ceylon and the Scottish settlements. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आईपीसी जो है वो आज़ादी के बाद भी इंडिया में तो था ही, लेकिन इंडिया के जो आसपास के देश थे, जैसे बात करें पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, तो उनमें भी आईपीसी अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, तो ये था आईपीसी का एक सिंपल सा हिस्ट्री, जो कि मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ। 1837 के पहले उसका फर्स्ट कॉपी को रेडी किया गया था, लेकिन 1837 में इसे गवर्नर जनरल के सामने में इसे पहली बार रखा गया था। फिर 1850 में जाकर ये पूरे तरीके से रेडी हो गया था एंड 1856 में इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने में डाला गया था, बट फिर भी 1860 तक का टाइम लग गया इसे पास होने में एंड 1862 में ये लीगली बाइंडिंग हो गया एंड इन 1940 के बाद ये हर एक एरिया में, चाहे वो लेजिस्लेटिव, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनी हो या फिर प्रिंसली स्टेट्स हो, ये हर जगह एप्लीकेबल था। ठीक है, तो ये है इसका एक बेसिक हिस्ट्री। अब अगर मैं ये वाले टॉपिक के बारे में बात करूं तो दिस इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि इंडियन पीनल कोड में कितने चैप्टर्स हैं एंड कितने सेक्शंस हैं। तो हम जानते हैं कि नाम से तो 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस हैं, बट इन रियलिटी देर आर मोर देन 23 चैप्टर्स एंड मोर देन 511 सेक्शंस। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो है वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक है, जो कि आईपीसी का एक इंट्रोडक्शन है एंड हम उसी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर में है। फिर चैप्टर 2 जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में है, जो कि नॉर्मली अगर आप किसी भी एक्ट में देखते हैं तो सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3 के अंदर में उस बेयर एक्ट के जितने भी एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी डेफिनेशन होते हैं वो उसमें दिए रहते हैं। बट आईपीसी में एक अलग चैप्टर ही है जहाँ पे आईपीसी के अंदर में आने वाले सभी टर्म्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर चैप्टर 3 जो है वो पनिशमेंट के बारे में बोलता है कि आईपीसी में अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें कौन कौन से पनिशमेंट हैं जो कि दिए जा सकते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में ही देख लिया था कि आपको या तो डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म, या फिर फाइन। ये सब आपको अलग अलग पनिशमेंट हैं जो कि दिए जा सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 जो है वो सेक्शन नंबर 76 से 106 तक है एंड ये बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। मतलब कौन कौन से वो केसेस हैं जहाँ पे अगर आपने क्राइम कर भी रखा है तो भी आपको छोड़ दिया जाएगा। एंड चैप्टर 5 जो है वो अबेटमेंट के बारे में बोलता है कि अगर आप खुद क्राइम ना करके किसी को अबेट करते हैं या फिर किसी को आप उकसाते हैं क्राइम करने के लिए, तो उस केस में क्या पनिशमेंट हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 5A जो है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम ऐसे देखने जाएं तो यहाँ पे भी चैप्टर का नंबर चैप्टर नंबर 23 तक ही होगा, बट 5A है, एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 23 से भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। अब अगर चैप्टर 5A की बात की जाए तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी क्राइम को साथ में करने का प्लान बनाते हैं तो उस केस में क्या वहाँ पे ऑफेंस होगा एंड क्या पनिशमेंट होगा, इसके बारे में चैप्टर नंबर 5A में बोला गया है। फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो स्टेट के अगेंस्ट में, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि हो सकते हैं उनके बारे में बोला गया है। चैप्टर नंबर 8 में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स यानी कि डिफेंस फोर्स में
कौन कौन से क्राइम्स हैं जो कि हो सकते हैं उनके बारे में बोला गया है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब अगर आप ये जो शांत वातावरण या फिर अगर आप जनता को कोई हार्म पहुंचाते हैं तो उस केस में क्या ऑफेंस एंड पनिशमेंट होगा। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। ये जो नेता होते हैं या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो इन सब के साथ जुड़े हुए कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन से यहाँ पे पनिशमेंट है, वो चैप्टर नंबर 9 में है। फिर चैप्टर नंबर 9A जो है वो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम में जो इतना वायलेंस होता है तो उस केस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे हो सकती है। फिर चैप्टर नंबर 10 जो कि है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये भी बेसिकली उन सरकारी नौकरों के बारे में ही है। फिर चैप्टर नंबर 11 जो है वो है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अगर कोई गलत एविडेंस देता है तो उस केस में क्या वहाँ पे पनिशमेंट हो सकता है। चैप्टर नंबर 12 जो है वह है कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, यानी कि अगर आप नकली नोट या फिर नकली कॉइन्स छापते हैं या फिर आप नकली स्टैम्प पेपर छापते हैं तो उस केस में आपको कौन सा पनिशमेंट है जो कि हो सकता है। चैप्टर नंबर 12 जो है वह है वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, यानी कि अगर आप जो ओजन करने वाले या फिर जो वजन करने वाले जो भी तराजू होता है आप उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उस केस में क्या क्राइम हो सकता है। चैप्टर नंबर 14 जो है वह पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस एंड मॉरल्स। चैप्टर नंबर 15 जो है वह ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियन। अब ये सारे उतने सारे हमारे सिलेबस में है नहीं, जो हमारा सिलेबस में है वो है चैप्टर नंबर 16 जो कि है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर नंबर 17 जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के साथ कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ये सब। चैप्टर नंबर 18 जो है वो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर कोई नकली डॉक्यूमेंट बनाता है तो उस केस में क्या वहाँ पे ये हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 19 जो कि बात करता है ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि अगर कोई अपना जो सर्विस है, मतलब यहाँ पे बेसिकली उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है जो कि सरकार को अपना सर्विस देने का वादा करते हैं, लेकिन अगर वो लोग अपना काम के वक्त अगर वो लोग कुछ गलत काम करते हैं तो वहाँ पे क्या सज़ा हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 20 जो कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 20A ये बात करता है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। चैप्टर नंबर 21 बात करता है डेफेमेशन के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 22 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 23 बात करता है अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस। अब इतना कुछ जो मैंने बोला है ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर का बारे में बोलने के लिए था। दैट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, ओके। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इस केस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करें तो व्हाट इज जुरिस्डिक्शन, तो जुरिस्डिक्शन का सिंपल मतलब होता है वो एरिया या फिर वो जगह जहाँ पे कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो आईपीसी का जुरिस्डिक्शन का सिंपल मतलब है कि आईपीसी कौन कौन से जगहों में एप्लीकेबल है, व्हाट आर द केसेस इन विच आईपीसी इज एप्लीकेबल। ये है हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, कि वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा। तो मैं अगर आईपीसी के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करूं तो ये दो टाइप का हो सकता है। एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल जुरिस्डिक्शन या फिर इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और एक को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जुरिस्डिक्शन या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इंटरनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्राइम इंडिया में हो रहा है या फिर इंडिया का जो फिजिकल टेरिटरीज है या फिर जोग्राफिकल टेरिटरीज है अगर उसमें हो रहा है तो उस केस में आईपीसी का एप्लीकेशन कैसे होगा। एंड एक्सटर्नल जुरिस्डिक्शन का मतलब कि अगर कोई क्राइम इंडिया के बाहर हो रहा है तो उस केस में आईपीसी कैसे एप्लीकेबल होगा।
So the geographical area or the subjects to which a law applies is defined as the jurisdiction of that law. Ordinarily, laws made by a country are applicable within its boundaries because a country cannot have a legal machinery to enforce its laws in other sovereign countries. Thus, for most of the laws, the territorial jurisdiction of a law is the international boundary of that country. Countries, however, also make laws that apply to the territories outside of their country. This is called the extraterritorial jurisdiction. तो यहाँ पे दो चीज़ें बोली जा रही है कि एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कि एक कंट्री के अंदर में होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कि एक कंट्री के बाहर में होता है. नाउ अंडर द इंडियन पिनल कोड, criminal courts in India exercise jurisdiction either because a crime is committed by any person within the Indian territory or because a crime, though committed outside India, the person committing the crime is liable to be tried for it under any Indian law. The former is known as intra-territorial jurisdiction and latter is known as extra-territorial jurisdiction. खैर अब यहाँ पे हम अपना मेन देखते ही हैं. इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम अगर इंडिया का जो बाउंड्रीज है या फिर अगर कहा जाए तो इंडिया का जो टेरिटरी है अगर उसके अंदर में होता है तो उस केस में आईपीसी का जो यहाँ पे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो अप्लाई होगा. मतलब इन दैट केसेस द आईपीसी विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया. इंडिया में वो एप्लीकेबल होगा. अगर कोई क्राइम इंडिया के अंदर में होता है या फिर इंडिया का जो टेरिटरीज है उसके अंदर में होता है, सो इन दैट केसेस द आईपीसी विल बी एप्लीकेबल. So where a crime under any provision of IPC is committed within the territory of India, the IPC applies and the courts can try and punish irrespective of the fact that the person who had committed the crime is an Indian national or a foreigner. This is called intra-territorial jurisdiction because the submission to the jurisdiction of the court is by virtue of the crime being committed within the Indian territory. Section 2 of the code deals with the intra-territorial jurisdiction of the courts. The section declares the jurisdictional scope of operation of the IPC to offences committed within India. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर इंडिया के टेरिटरी में कोई भी क्राइम होता है तो उस केस में आईपीसी एप्लीकेबल होगा. If any crime is committed in the territories of India, then the IPC will be applicable. And सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर इंडिया के टेरिटरी में कोई क्राइम होता है तो उस केस में वो क्राइम अगर कोई इंडियन करता है तो उसके ऊपर में तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा ही. बट अगर कोई क्राइम कोई फॉरेनर भी करता है तो उस केस में भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा. यस, अगर इंडिया के टेरिटरी के अंदर में कोई भी क्राइम करता है, यहाँ पे कोई भी का मतलब सिर्फ इंडियन नहीं है, अगर इंडिया के टेरिटरीज के अंदर में इंडियन क्राइम करता है तो उसके ऊपर में तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा ही. बट अगर इंडियन को छोड़ करके कोई अगर फॉरेनर भी इंडिया के टेरिटरीज में क्राइम करता है तो उस केस में भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा. So these sections declare the jurisdiction scope of operation of the IPC to offences committed within India. The emphasis on every person makes it very clear that in terms of considering the guilt for any act or omission, the law shall be applied equally without any discrimination on the ground, caste, creed, nationality, rank, status or privilege. बस आपको इतना याद रखना कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अगर होगा तो अगर इंडिया के अंदर में कोई भी क्राइम या फिर ऑफेंस होता है तो उस केस में आईपीसी एप्लीकेबल होगा. एंड ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्राइम अगर किसी इंडियन ने कर रखा है या फिर वो क्राइम किसी फॉरेनर ने कर रखा है. अगर इंडियन करता है तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा एंड अगर फॉरेनर करता है तो भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा. यानी कि फॉरेनर को भी आईपीसी के अंदर में सजा दे दी जा सकती है. लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो बोल दिया कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कि आईपीसी के अंदर में ये पावर है कि अगर इंडिया के या फिर इंडियन टेरिटरी के अंदर में कोई क्राइम होता है तो आईपीसी उस केस में एप्लीकेबल होती है. इट इज़ द पावर ऑफ द आईपीसी दैट इफ एनी क्राइम इज कमिटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, within the territorial boundaries of India, then the IPC will be applicable. बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंड वो ये है कि भाई ये टेरिटरी का मतलब क्या है.
व्हाट इज द टेरिटरी। तो अगर हम इसको देखें तो टेरिटरी का मतलब हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे मैं ड्राइंग बहुत फालतू बनाता हूँ, बट फिर भी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा इंडिया है, इसका ये जो बाउंड्री है, क्या सिर्फ ये है हमारा टेरिटरी, या फिर इसको छोड़ के भी कुछ है। तो इसको छोड़ के भी कुछ होता है। देयर इंडियन टेरिटरी मीन्स मोर देन जस्ट द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो अगर हम बात करें कि वो टेरिटरी का मतलब क्या है, तो इसमें 3 चीज़ें आती है। पहली चीज, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो वहाँ पे इंडियन टेरिटरी के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि इंडिया का जो जमीन है या फिर जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ये सबसे पहले आता है इंडियन टेरिटरी में। जो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये जो एरिया है, ये हमारा इंडियन टेरिटरी है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो लक्षद्वीप है या फिर वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हैं, वो भी हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर में आते हैं। मतलब सिंपली जो इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप हम लोग देखते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब आप ये जानते हैं कि नहीं, बट अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री का ये हक होता है कि वो अपने बाउंड्री से लेकर के, मतलब जहाँ पे उसका ज़मीन का बाउंड्री एंड हो जा रहा है, जहाँ से पानी शुरू हो जा रहा है, तो उस पानी का भी कुछ एरिया उस कंट्री के पास में होता है। देयर इज़ अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द वाटर एरिया दैट बिलोंग्स टू द कंट्री। तो ठीक वैसे ही हमारा इंडिया का यहाँ पे ये जो लैंड बाउंड्री एंड हो जा रहा है, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, फिर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो इसका भी कुछ एरिया है जो कि इंडिया का होता है। मतलब वो खरीदा नहीं है, बट फिर भी ये एक रूल है कि कोस्टल लाइन से थोड़ी दूर तक आपका एरिया वहाँ पे होता है। तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। तो ये जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी हमारा टेरिटरी के अंदर में आता है। इसके बाद आता है ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया। एंड अगर इंडिया को छोड़ करके कोई जहाज या फिर कोई एयरप्लेन है जो कि इंडिया का है, तो वो अगर बाहर में ही क्यों ना हो, तो वो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर में आ जाएगा। सो अगर इंडियन टेरिटरी की बात की जाए तो नॉर्मली लोग बस यही समझते हैं कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री या फिर जो ज्योग्राफिकल मैप हम लोग देखते हैं वो हमारा इंडिया का टेरिटरी है। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, उसके साथ साथ इंडिया का जो वाटर बाउंड्री है वो भी इंडिया का टेरिटरी में आता है। या फिर इंडिया का जो कोई भी जहाज या फिर एयरक्राफ्ट वो अगर बाहर में ही क्यों ना हो, वो अगर फॉरेन कंट्री में ही क्यों ना हो, तो उस केस में भी वो इंडियन टेरिटरी के अंदर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम इन तीनों में से कोई भी जगह पे होता है तो उसमें आईपीसी एप्लीकेबल होगा। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में होता है तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा, अगर टेरिटोरियल वाटर में आता है तो भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा, और अगर कोई शिप या फिर एयरक्राफ्ट में होता है तो भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या, कि इंडिया का टेरिटरी के अंदर में अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो क्राइम चाहे इंडियन करे या फिर फॉरेनर करे, दोनों के ऊपर में ही आईपीसी एप्लीकेबल होगा। एंड ये टेरिटरी जो है वो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो तो है ही, इसी के साथ साथ इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री है वो भी है, एंड इंडिया का जो जहाज या फिर एयरक्राफ्ट है वो भी है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है एग्जेम्पशन फ्रॉम द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईपीसी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये एग्जेम्पशन दे दिया जाता है कि अगर ये लोग इंडिया के टेरिटोरी में कोई क्राइम भी करते हैं तो भी इनके ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला आता है वो है द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। मतलब अगर इंडिया का
प्रेसिडेंट या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट का गवर्नर कोई क्राइम करता है, दैट विल नॉट कम अंडर आईपीसी, वो आईपीसी में नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो सर देखिए, ये जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं, दीज आर, मतलब ये आप सोच ही सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का राजा है। अब उसका क्राइम करने का, मतलब उसका कोई क्राइम करने का सवाल ही नहीं आता है। सो उसके लिए वो क्राइम करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो क्राइम कर देता है तो अभी अगर हम देखें तो इंडिया का जितना भी लॉज होता है वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही साइन रहता है। तो अगर इस केस में जो साइन कर रहा है, अगर हम उसको ही बोल देते हैं कि आपने यहाँ पे साइन किया एंड आपके ऊपर में ही आईपीसी एप्लीकेबल होगा, सो दैट इज़ नॉट, वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए अगर इंडिया का कोई प्रेसिडेंट है एंड इंडिया का स्टेट का कोई गवर्नर है, तो उस केस में भी उसके ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर है इन अकॉर्डेंस विद वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन सॉवरेन्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। अब जैसे अगर फ्रांस का अगर प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आता है, या फिर अगर पुतिन है वो अगर इंडिया में आता है, तो उस केस में उसके ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आईपीसी डज नॉट अप्लाई ऑन दोज पर्सन्स हु आर अ फॉरेन डिप्लोमेट, जो कि बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं, उनके ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड इसके बाद है दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज हु हैव ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। दिस प्रोटेक्शन इज एक्सटेंडेड टू ऑल सेक्रेटरीज एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अटैचेस हु आर फॉर्मली पार्ट ऑफ द मिशन। मतलब अगर इंडिया ने किसी कंट्री के साथ कोई रिलेशन बना रखा है, तो उस रिलेशन के अंदर में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स के ऊपर में भी एक एग्जेम्पशन रहता है। ठीक है, तो ये वो 3 केसेस हैं जहाँ पे एग्जेम्पशन होता है। एक है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, दूसरा है फॉरेन सॉवरेन्स को। फॉरेन सॉवरेन्स का मतलब एक ऐसे लोग जो कि फॉरेनर्स हैं बट दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया, तो उनके ऊपर में। एंड अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ कोई मिशन पे है, तो उस केस में जो फॉरेनर्स होंगे तो उनके केस में भी आईपीसी जो है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर अगर इसके बाद में बात करें तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब ये क्या कहता है? ये है कि अगर इंडियन टेरिटोरी के बाहर में कोई क्राइम होता है तो क्या होगा। हमने इंडियन टेरिटोरी देख लिया कि वो क्या है। सबसे पहला है द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, फिर है द वाटर बाउंड्री, एंड इसके बाद है एयरक्राफ्ट और शिप। अब अगर इन सभी को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे अगर क्राइम होता है तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये बोला जा रहा है कि अगर इन जगहों को छोड़कर अगर इफ अपार्ट फ्रॉम दीज प्लेसेस इफ एनी क्राइम इज बीइंग कमिटेड, तो उस केस में अगर कोई इंडियन वो क्राइम कर रहा है तो उस केस में आईपीसी एप्लीकेबल होगा। मीन्स if outside the territory of a country any crime is being committed and if the crime is committed by an Indian, then the IPC will apply, and इसी को हम लोग extra territorial jurisdiction बोलते हैं। ठीक है, so section 3 and 4 of the IPC provide for extra territorial jurisdiction where a crime is committed outside the territory of India by an Indian national. Such a person may be tried and punished by the Indian courts. According to section 3, if anyone commits an offense beyond India which is punishable in our country under any Indian law, he is liable to be convicted and punished in the same manner as if the crime was committed in India. Section 4 expands on section 3 while at the same time clarifying that the provisions of the code shall apply to first in case of Indians for any offense committed outside and beyond India, and second in case of any person in any place without and beyond India for targeting computer resource located in India. Section 4 also talks about the applicability of IPC to any offense committed by any person or any ship or aircraft registered in India wherever it may be. तो यहाँ पे अगर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बोलता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर इंडिया के बाहर में कोई क्राइम हो रहा है एंड इफ द क्राइम इज कमिटेड बाय अ पर्सन जो कि इंडियन रेसिडेंट है या फिर वो इंडियन है, तो उसके ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल होगा। एंड सेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर कोई भी आदमी
जो कि बाहर का है, वो अगर इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, मतलब अगर कोई फॉरेन का हैकर है, वो अगर इंडिया का कंप्यूटर को टारगेट करके ज़रूरी इंफॉर्मेशन चोरी कर रहा है, तो उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि वो एक फॉरेनर है, उस केस में उसके ऊपर में भी आईपीसी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। And section 4 also talks about the applicability of IPC to any offense committed by any person on any ship or air। ये तो हम देख चुके हैं, अगर कोई शिप और एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो फिर वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही आ जाएगा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दीज सेक्शंस दैट कोर्ट्स इन इंडिया हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन लैंड, हाई सीज एंड एयर बाय इंडियन नेशनल्स और अदर। द प्रोसीड्यूर विद रिगार्ड टू द prosecuting cases of offences committed outside India has been provided in section 188 CRPC. The jurisdiction of a court over offences committed in high seas is based on the precept that a ship in the high seas is considered to be a floating island belonging to a nation whose flag the ship flies. It does not matter where the ship or boat is, whether it is in high seas or rivers, whether it is moving or stationary, having been anchored for the time being. This jurisdiction is called the admiralty jurisdiction. ये आपका ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस इतना याद रखना कि अगर इंडिया के बाहर में या फिर जो टेरिटरी के बारे में हमने इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जाना था, अगर उसके बाहर में कोई भी क्राइम होता है तो वो क्राइम अगर कोई इंडियन करता है तो उसके ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई फॉरेनर करता है, उसका जो एम था वो था कि इंडिया में जो कंप्यूटर है उनको टारगेट करना, तो वहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी। ओके, सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में से आपको सिर्फ ये जो लास्ट का टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसको याद रखना है एंड जरूर से जरूर इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा ही। ओके, सो विद दिस इन माइंड यहीं पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। ये भी चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ या फिर एक अगले चैप्टर के साथ। ओके, सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।